नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, भाषा विकार या पठन विकार। ठीक है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित? देखिए, आपको हमने बताया था लेक्सिया जैसे ही आएगा तो आप समझिएगा कि लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य है और बच्चा लुक्स पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? लुक्स पढ़ रहा है। तो ये लक्ष्य वाला चीज़ जो है ना, पढ़ने का समस्या है लेक्सिया, इसलिए ये पठन विकार में जाएगा। याद रखिएगा, लेक्सिया बहुत बार आया हुआ है। लेक्सिया मतलब लक्ष्य साबुन, लक्ष्य से लेक्सिया बनता है, और लेक्सिया जैसे ही आएगा समझिएगा कि बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा था, यानी पढ़ने में गलती कर रहा था, इसलिए इसको पठन विकार में आप लेकर के जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला है, एलेक्सिया किससे संबंधित है? एलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, भाषा विकार से, पठन विकार से। देखिए यहाँ पर लेक्सिया जैसे आएगा, लेक्सिया याद रखिएगा, लेक्सिया जैसे आएगा तो ये लक्ष्य साबुन के रखिएगा कि बच्चा लुक्स पढ़ रहा था, लक्ष्य पढ़ना चाहिए लेकिन लुक्स पढ़ रहा था, तो लेक्सिया में कभी आगे ए लगा देगा तो एलेक्सिया, और लेक्सिया में कभी आगे डिस लगा देगा तो डिसलेक्सिया। ठीक है, तो ये लेक्सिया वाला जितना चीज़ आएगा वो पठन विकार से चला जाएगा। क्लियर? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, पठन विकार हो जाएगा। राम सा को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से ग्रसित है? राम सा को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से ग्रसित है? डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, अफेजिया है, डिस्ग्राफिया है। ठीक है, पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला में लक्ष्य साबुन का प्रयोग होता है, तो लक्ष्य से लेक्सिया बनता है, इसलिए यह डिसलेक्सिया में चला जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया में चला जाएगा। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस में रुचि लेना प्रारंभ करता है? बताइए, 6 से 10 वर्ष का बालक किस अवस्था में होगा? सबसे पहले ये बताइए, 6 से 10 का वर्ष का बालक का कहलाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेते हैं 1 से 5 या 1 से 6 का पढ़ा, तो ये हो गया आपका शैशवावस्था। फिर 6 से ऊपर 12 तक जाइए तो ये बाल्यावस्था है। तो 6 से 10 यानी ये बाल्यावस्था के अंदर का समय बता रहा है। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस में रुचि लेना प्रारंभ करता है? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में या विद्यालय में। ठीक है, तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में जो बालक है वो किस में रुचि लेना प्रारंभ करता है? तो वो सबसे ज़्यादा रुचि लेता है अपने विद्यालय में। कहाँ पर रुचि लेता है? विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करता है। ठीक है, निम्न में से कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन बुद्धिमान बच्चा का लक्षण नहीं है? आपको इसमें से पहचानना है कि बुद्धिमान बच्चा का लक्षण कौन नहीं है। याद रखिएगा, नहीं तो बुद्धिमान बच्चा वाला मत चुनने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं वाला दिमाग में बहुत कम बात आता है। तो नहीं है, देखिएगा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, यह बिल्कुल बुद्धिमान बच्चा का लक्षण है। बुद्धिमान बच्चा जो है रटता ही नहीं है। तो कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या देखते हैं, वो है कि नहीं, वह जो प्रवाह पूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता हो, ये तो बुद्धिमान बच्चा है। अगर वो प्रवाह पूर्ण बोल रहा है, बिना देखे बोल रहा है और उचित तरीके से संप्रेषण कर रहा है, ये बुद्धिमान है। ठीक है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये तो बिल्कुल बुद्धिमान बच्चा है, क्योंकि वह सोचता है ज़्यादा। ठीक है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, ये भी बुद्धिमान बच्चा का लक्षण है। तो देखिए यहाँ पे डी, सी और बी बुद्धिमान बच्चा का लक्षण दिखाया है।
लेकिन यहाँ कौन नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर ए होगा कि यह बुद्धिमान बच्चा का लक्षण नहीं है। ठीक है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? यदि छात्रों का आपको मूल्यांकन करना है तो किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन का, सतत मूल्यांकन का, कोर्स के अंत में मूल्यांकन का, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन का। ठीक है। तो छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सतत मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। कंटिन्यूअस जो है उसका जांच लेते रहना चाहिए। राइट आंसर बी होगा, सतत मूल्यांकन। ठीक है। एक शिक्षक को समाज में इज्जत कब मिलना चाहिए? एक शिक्षक को समाज में इज्जत कब मिलेगा? आपको देखिएगा, आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं, कब मिलेगा इसको देख लीजिएगा। ठीक है। एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी। ठीक है। अगर एक शिक्षक में ये सब गुण है, एक आदर्श जीवन जीता हो, तो उसको भी इज्जत मिलता है। निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता है, उसको भी इज्जत मिलता है। प्रभावकारी तरीके से पढ़ाता है, उसको भी इज्जत मिलता है। यानी राइट आंसर डी होगा, एक ये सभी होगा ना, ये सभी हो जाएगा। कोई बच्चा प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है? अगर आप कोई हुनर सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई हुनर सीखना चाह रहे हैं, कोई कला सीखना चाह रहे हैं, तो बहुत ही प्रभावकारी तरीके से अगर आप कभी भी ना भुलाएं और बार बार वो काम को कर सकें, तो वह बच्चा कैसे सीखेगा तो वह प्रभावकारी बनेगा? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे खुद करके एक ऐसा वर्ड्स है जिसमें बच्चा किसी चीज़ को प्रभावकारी तरीके से कर सकता है, न देख करके न करके। अगर हाथ से खुद कर करके वही सीखेगा तो वह बच्चा जो है प्रभावकारी तरीके से सीख सकता है। राइट आंसर डी होगा, खुद करके। क्लियर। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है मनोविश्लेषण विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है। तो बालक विकास का जीन पियाजे सिद्धांत का आधार क्या है? ठीक है। तो जीन पियाजे ने किसका दिया था? तो जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। और इसमें किसका दिया गया? तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है जीन पियाजे के द्वारा, जिसको अभी हमने शुरू में बताया था। पूर्व संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। तो ये संज्ञानात्मक विकास के पिता भी कहे जाते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने आपको नोट कर दिया गया है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड थे। ठीक है। और नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलवर्ग ने दिया। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे साहब ने दिया। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का पिता किससे कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास का पिता किसको कहा जाता है? स्टैनली हॉल को, प्रियर को, पियाजे को, वाटसन को। ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास का पिता जो है आपको जीन पियाजे साहब को किया जाता है, कहा जाता है। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास या विकासात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे साहब के द्वारा दिया गया है। ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉलसेनिक, पियाजे, स्किनर या हॉरलॉक। ठीक है। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह जो है स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ठीक है। विकास में भी वृद्धि हो रहा है, विकास है, विकास में वृद्धि होना मतलब ज्ञान में वृद्धि, समय में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल। तो राइट आंसर डी होगा, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि जो है वो विकास में वृद्धि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था है। कौन सी अवस्था जो है तनाव और क्रोध की अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। ठीक है। तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है वो आपको यहाँ पर चला जाता है शैशवा अवस्था में। ठीक है। सॉरी, किशोरावस्था में। किस में जाएगा? ये किशोरावस्था में आपका चला जाएगा, क्योंकि इसमें तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। शैशवावस्था में तो बालक क्या रहता है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है, इसमें किसी प्रकार का ये सब कोई गुण नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था बड़े तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है, एस.सी. स्टैनली हॉल ने भी कहा है। ठीक है। राइट आंसर सी है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का है? ठीक है।
सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। ठीक है, इसका देखिए आपको हमने यहाँ पे क्या किया, इसका चार्ट दे दिया है और जो आया है वो भी बता दिया है। उसको चार्ट को जरूर देख लीजिएगा और यहाँ से थ्योरी पेपर उसका लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, लगभग सबको मिला हुआ है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। देखिए, अगर आप कम पढ़ करके जो ऑथेंटिक चीज़ पढ़ने वाली चीज़ है उतना पढ़ के अगर आप अंक उठाना चाहते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर प्रश्न बहुत कम है, लगभग 1500 से 2000 प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, इतना के अंदर से ही आपको सारा प्रश्न छपने वाला है। ठीक है, और यहाँ से आपका 60+ स्कोर आपको करने वाले हैं, तो 60% से ज़्यादा स्कोर आपका हो जाएगा। अब रही बात, तो यहाँ पर 90 आप पार कर जाएंगे, इससे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से ज़रूर लेकर के जुड़ करके पढ़ करके ही आप जाइएगा आप सभी को। ठीक है, इसको छोड़ के जा रहे हैं यानी आपके साथ धोखा हो सकता है, 2-4 नंबर कम पड़ जाए, इसलिए उसको लेकर पढ़िएगा। बच्चे के बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का, सामान्य, प्रखर, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली। ठीक है, प्रतिभाशाली कितना होता है बताइए, 140 से ऊपर वाला प्रतिभाशाली होता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिभाशाली हो गया, फिर प्रखर बुद्धि 120 से ऊपर वाला, सामान्य बुद्धि 90 से 100 तक, 110 तक रहता है, 110 तक, तो 90 से 110 तक है बच्चा सामान्य है। क्या है, सामान्य बुद्धि का है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 7 से 13, 9 से 11, 6 से 12। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। देखिए, इस प्रश्न को हमने आपके जैक का जो एग्ज़ाम हुआ था, आकलन एग्जाम हुआ था, उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ाई थी और देखिए तो हूबहू प्रश्न आया था। ठीक है, तो आपको जैक का प्रश्न हूबहू आपको देखना है तो आपको यहीं सेशन से, इसी चैनल से जुड़ना पड़ेगा, अन्यथा आप बहुत जगह पर जा रहे होंगे तो वहाँ पर बहुत से आपको बहुत ऊंचे स्तर के भी दिए जा रहे हैं, नीचे स्तर के भी दिया जा रहा है, लेकिन सही चीज़ से आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप वहाँ से लिए भी होंगे तो आप यहाँ से एक बार लेकर के पढ़ करके ही जाइएगा। ठीक है, बच्चे की मानसिक आयु 5 साल है। ठीक है, मानसिक आयु 5 साल है और वास्तविक आयु 4 साल है, तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी। ठीक है, तो मानसिक आयु आपका कितना है, मानसिक आयु आपका है 5 वर्ष और वास्तविक आयु कितना है, वास्तविक आयु कितना है 4 वर्ष। ठीक है, तो अब इसके बुद्धि लब्धि यानी IQ कितनी हो गई, बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको याद रखना होगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, अगर आप बुद्धि लब्धि नहीं देखें तो बुद्धि लब्धि का अलग से PDF आपको हमने बना दिया है, उसको लेकर के पढ़ लीजिएगा। मानसिक आयु बट्टे होता है वास्तविक आयु। ठीक है, क्या होता है, बट्टे होता है वास्तविक आयु और इंटू में होता है 100। ठीक है, मानसिक आयु बच्चा का कितना है बताइए, मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु कितना है 4 वर्ष है और इंटू आप क्या कर देंगे 100। ठीक है, 4 से 100 कितने बार में कटेगा, 25 बार में, 25 कितना हो गया 125, यानी बुद्धि लब्धि 125 है। अब बच्चा जो है कैसा है, सामान्य बच्चा नहीं है, ये उत्कृष्ट बच्चा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। इस तरह से देखिए आपको निकाल के बनाया हुआ भी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ राइट आंसर सी होगा कि बुद्धि का जो है लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसीलिए किसी को आप कमज़ोर और किसी को सहजोर मानते हैं, ये लैंगिक पूर्वाग्रह का ग्रसित होता है। बालक सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, उसके बाद परिवार के पूरे सदस्य को यह पहचानता है। ठीक है, यह विकास की किस अवधारणा से ग्रसित है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मस्तकोन्मुखी विकास, अनवरत प्रक्रिया या कोई नहीं। ठीक है, तो यह जो सिद्धांत है आपको, आप देखिए आप जो टॉपिक पढ़े होंगे विकास की अवधारणा। ठीक है, ये विकास की अवधारणा, तो विकास की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। तो विकास की अवधारणा जो होता है वो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो विकास की अवधारणा ये पार्ट 1 में है, पार्ट 1 को आप लोग देख लीजिएगा। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर हो रहा है, पहले बच्चा सामान्य रूप से माँ को पहचानता है, उसके बाद पूरे परिवार को पहचानता है, और यह जो पहचान होता है वह उसकी माँ की संवेदना के आधार पर होता है, क्योंकि वह पहला बार जो है अपने माँ के साथ रहता है। ठीक है, चलिए अगला है, बच्चों में भाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है। बच्चों में भाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है, क्रंदन से, चलने से, कूदने से, कोई भी नहीं। ठीक है,
तो बच्चों में जो भाषा का विकास शुरू होता है वो देखिए बच्चा का जैसे ही पहले बार रोता है बच्चा, ठीक है, रोता है, तो बच्चा का जब रोना शुरू होता है उसी रोने से ही बच्चों में कुछ कुछ भाषिक विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों का भाषिक विकास शुरू में कहाँ से होता है? रोने से उसके भाषिक विकास की शुरुआत होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट्स हमने बना दिया है आपको। बच्चा रोने के साथ साथ अपनी मातृभाषा का विकास कर रहा होता है, अर्थात बच्चों में भाषा का विकास क्रंदन से ही शुरू होता है, वहीं से बोल पाता है, ठीक है। बच्चों में अगला प्रश्न है, बच्चों में विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है, यह विकास की अवधारणा के किस सिद्धांत की ओर इंगित करता है? ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मस्तकोन्मुखी विकास, भिन्नता का सिद्धांत या कोई नहीं, ठीक है। तो बच्चों का विकास जो होता है कहाँ से प्रारंभ होता है? सिर से होता है, और कहाँ तक जाता है? पैर तक जाता है। तो सिर से जाता है, पैर तक जाता है, यह कौन सा अवधारणा है? तो ये देखिए मस्तिष्क का विकास है। सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है सिर का, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मस्तकोन्मुखी विकास। सबसे पहले सिर यानी मस्तिष्क, तो मस्तकोन्मुखी विकास को लेकर के जाइएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, मस्तकोन्मुखी विकास, ठीक है। तो शिशुओं का विकास सिर से प्रारंभ होकर धड़ की ओर होता है, याद रखिएगा। सिर से मतलब मस्तिष्क से, तो मस्तकोन्मुखी विकास होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला है, भ्रूणावस्था में सबसे पहले किसका विकास होता है? ठीक है, जब बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं तो सबसे पहले गर्भ में किस चीज़ का विकास होता है? सिर का, पैर का, धड़ का, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो विभिन्न वैज्ञानिकों का मत है उसके अनुसार बच्चों में सबसे पहले किसका विकास होता है? तो सिर का विकास होता है। किसका होता है? सिर का विकास होता है। किस विकास की अवधारणा के सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास में गति एक समान नहीं पाई जाती है? किस विकास की अवधारणा के सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास गति एक समान नहीं पाई जाती है? ठीक है, यह कौन सा विकास की कौन सी अवधारणा है जिसमें लगता है कि बालकों में विकास की गति एक समान नहीं होती है? ठीक है, किसी बालक में विकास बहुत अच्छा हो जाता है, किसी में विकास बहुत कम होता है, किसी में और मंदबुद्धि होता है। ये कौन सा सिद्धांत है? ये इसका मतलब है कि बालक के विकास में क्या पाया जा रहा है? बताइए, भिन्नता पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? भिन्नता पाया जा रहा है, ठीक है। किसी का विकास बहुत कम समय में हो रहा है, किसी का विकास में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये भिन्न भिन्न जो पाए जा रहे हैं वो सिद्धांत कौन सा कहलाएगा? तो वो भिन्नता का सिद्धांत होगा। राइट आंसर ए होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जिसमें आपको बताया गया था अभी कि बच्चा क्या करता है। तो पहले यहाँ पे सामान्य काम करता है, पहले अपनी माँ को पहचानता है, बाद में सभी को पहचानता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मस्तकोन्मुखी विकास में क्या था? तो बच्चा का पहले जो विकास होता है वो किसका होता है? सिर का होता है, ठीक है। तो ये भिन्नता का सिद्धांत होगा, इसको हम लोग भिन्नता के सिद्धांत को लेकर के चलेंगे, ठीक है। ये भिन्नता का सिद्धांत होगा, ये भिन्नता का है, ठीक है। चलिए अगला है, किस अवस्था में बालक के विकास की गति तीव्र होती है? वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक के विकास की गति तीव्र होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए बच्चा का क्या होता है, जो शैशवावस्था होता है उसमें बालक का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, और फिर बाल्यावस्था में बालक का विकास क्या होता है? रुक जाता है, और किशोरावस्था में एक बार फिर से बालक का विकास शुरू होता है। तो किस अवस्था में बालक के विकास की गति अधिक तीव्र होती है? तो वह शैशवावस्था होता है, इससे बालक बहुत जल्द बढ़ रहा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, किस अवधारणा की ओर इंगित करता है? विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, यह विकास की किस अवधारणा को इंगित करता है? ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, भिन्नता का सिद्धांत, संगठित प्रक्रिया, अनवरत प्रक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रही है, मतलब अनवरत रूप से चल रही है, अनवरत रूप से चल रहा है, ठीक है। देखिए प्रश्न का आंसर यहीं पे छिपा हुआ है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक मतलब कि अनवरत, ठीक है, अनवरत प्रक्रिया यह हो गया विकास। तो यह कौन सा विकास की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये तो होगा नहीं। भिन्नता का सिद्धांत में क्या था? भिन्नता का सिद्धांत में था कि सभी बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किसी बच्चा का विकास 4 साल में हो जाता है, किसी बच्चा का विकास 10 साल में हो जाता है, किसी बच्चा का विकास 20। तो ये भिन्नता का सिद्धांत हो गया, क्योंकि बच्चे विकास की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं, तो भिन्नता का संगठित हो गया।
संगठित प्रक्रिया का मतलब है कि एक संगठित नियम के अनुसार होता है, और अनवरत प्रक्रिया का मतलब होता है कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है, मतलब अनवरत होते रहता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अनवरत प्रक्रिया का सिद्धांत है। ठीक है। किसी बच्चे में विकास दर्शाता है, किसी बच्चे में विकास दर्शाता है शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता या भावनात्मक परिपक्वता, क्या दिखाता है? या सभी। ठीक है। तो देखिए, किसी बच्चा में विकास हुआ है, इसका मतलब है कि उसका शारीरिक मसल्स कितना मजबूत हुआ है, अगर मजबूत है तो उसमें विकास है। मानसिक परिपक्वता, इसका मतलब वह बच्चा कितना अच्छा तरह से सोच सकता है, समाज के बारे में, देश के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, तो उसकी मानसिक विकास हो गई है। भावनात्मक परिपक्वता यानी किसी बच्चे में क्या भावनात्मक है, किस तरह से अच्छा लगाव है, कैसे आज्ञाकारी है, तो ये उसमें विकास हो गया है। ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी होगा। विकास का मतलब कि सभी तरह का विकास होता है। ठीक है। यानी किसी बच्चे में विकास जो होता है वो शारीरिक होता है, मानसिक होता है और भावनात्मक होता है, ये दो सभी चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है। चलिए अगला है अधिगम है। अधिगम है, अधिगम क्या है आपको बताना है। ठीक है। किसी कार्य को कुशलतापूर्वक सीखना, अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है, अभ्यास के द्वारा सीखना, कोई नहीं या सभी। ठीक है। तो किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक सीखना क्या है? सीखना ही तो अधिगम है। अनुभव के माध्यम से जो व्यवहार में परिवर्तन हो गया, व्यवहार में परिवर्तन मतलब वह बच्चा कुछ सीखा, इसका मतलब ये भी अधिगम है। अभ्यास के द्वारा सीखना, सीखने वाली चीज़ें अभ्यास से सीखी जाती है, तो ये भी अधिगम है। तो राइट आंसर डी होगा और इसमें सभी होगा। ठीक है, डी होगा और इसमें सभी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धि के संबंध में सही कथन है। देखिए, वृद्धि और विकास दो पार्ट हैं, एकदम याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न रहता है। वृद्धि के संबंध में क्या सही कथन है आपको बताना है। वृद्धि का स्वरूप वाह्य होता है, इसको बाहर से देखा जा सकता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, यह सभी। ठीक है। चलिए एक करके डील करते हैं। वृद्धि का स्वरूप वाह्य होता है, इसको बाहर से देखा जाए, बिल्कुल सही है। वृद्धि का स्वरूप वाह्य होता है। वृद्धि का मतलब उसका आकार में वृद्धि होना। ठीक है। जैसे कोई बच्चा अभी 2 फीट का था, वो धीरे धीरे 5 फीट, 10 फीट, 5 फीट, 6 फीट का हो गया, तो उसका क्या हुआ? वृद्धि हुआ। ठीक है। इस तरह से वृद्धि को हम बाहर से देख सकते हैं। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, ये भी फिक्स चीज़ है कि वृद्धि जो होते हैं वो जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं चलते हैं। क्या होता है वृद्धि? जैसे बच्चों का देखिएगा, वृद्धि तो किस शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। बच्चा उस समय अगर 1 फीट का होता है तो सीधे होकर 3 फीट हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बाल्यावस्था में एक निश्चित हो जाता है, मतलब रुक जाता है उनका वृद्धि। ठीक है। और फिर देखिएगा किशोरावस्था में, तो फिर जा करके क्या होता है, बच्चा में फिर से उसका ऊंचाई बढ़ने लगता है। लेकिन फिर देखिएगा तो किशोरावस्था के बाद जैसे ही 21 साल, लगभग 18 से 21 साल के बीच में उसका लंबाई अब बढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि वह 60 साल का होगा तो 1 फीट और बढ़ जाएगा, ये सब नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरह से वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, कुछ समय के बाद रुक जाता है। ठीक है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कि कैसे बढ़ेंगे कैसे घटेंगे। राइट आंसर डी, यानी सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बच्चा जब विद्यालय आना सोचता है, उसके पहले वह क्या क्या कर रहा होता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। बच्चा विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी सिलेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। ठीक है। तो एक बच्चा विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है, बिल्कुल सही है। जो बच्चा प्रथम बार स्कूल आ रहा है वह भाषा की कुछ कुशलता जानता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हो देखिए नियमबद्ध व्यवस्था, यदि वो सब जान जाएगा तो विद्यालय में नहीं आएगा। ठीक है। तो नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ वो नहीं आता है। ठीक है। कोरी सिलेट होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चा अपने परिवार के बीच रहकर वह कुछ न कुछ बोलना चलना या कुछ सामाजिक आज्ञाकारिता कुछ न कुछ चीज़ सीख गया होता है, वह बिल्कुल कोरी सिलेट नहीं होता, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। देखिए, ये ऑप्शन आपका सही है, वह भाषा का उपयोग करता है लेकिन समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है जब वह विद्यालय आता है। ठीक है। किसी को लड़का देखेगा तो वो बोल देगा कि जाता है, लड़की देखे तो उसको भी बोल देगा कि जाता है, पानी देखेगा तो उसको भी बोलता है पीता है, खाना भी देखेगा तो उसको बोल देगा कि पीता है। तो ये सब समुचित नहीं जान पाता कि किसके साथ क्या करना है, लेकिन वो जानता है खाना पीना ऐसे शब्दों को जानता है। ठीक है। तो राइट आंसर सी है ना।
भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखता है, ये तो बिल्कुल सही है। ये बड़े से बड़े लोग भी सभी भाषा के कौशल पर पूर्ण अधिकार नहीं रखते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। वृद्धि के संबंध में सही कथन है। वृद्धि के संबंध में सही कथन है। पहला, वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, ठीक है। वृद्धि के कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, ये भी सही है। वृद्धि का संकुचित अर्थ होता है, बिल्कुल सही है। और राइट आंसर है कोई नहीं या सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी और सभी, ठीक है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, किस दिशा में वृद्धि हो सकता है ये कोई नहीं जानता है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है कि हम कितना बढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि हम 7 फीट का हो जाए तो आप 7 फीट का हो जाइएगा, ये आपका लक्ष्य काम नहीं करेगा, ठीक है। वृद्धि का संकुचित अर्थ होता है, मतलब कि बहुत कम क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। वृद्धि का मतलब क्या हो, संकुचित मतलब बहुत कम जगह, यानी किसी भी पेड़ का आकार, लंबाई, ऊंचाई, आदमी का आकार, लंबाई, ऊंचाई, यही तो वृद्धि है, ठीक है। तो इसलिए इसका बहुत कम जगह पर प्रयोग होता है, इसलिए इसका संकुचित अर्थ है। राइट आंसर डी सभी हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विकास के संबंध में सही कथन है। विकास के संबंध में सही कथन क्या है आपको बताना है, ठीक है। पहला है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है, यह कथन बिल्कुल सही है। विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है, बिल्कुल सही है। विकास का प्रयोग जितना भी करे कम है, क्योंकि विकास बहुत सा क्षेत्रों में होता है, इसलिए विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। राइट आंसर है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, एकदम सही है। विकास धीरे धीरे होता है और एक निश्चित क्रम में होता है, यानी अगला ऑप्शन है डी सभी, तो राइट आंसर डी होगा, यानी इसका सभी आंसर है, ठीक है। चलिए अगला है, बच्चा रोने के साथ साथ किसका विकास कर रहा होता है। अगर ये कोई बच्चा क्रंदन कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, पहला बच्चा, तो वो किसका विकास कर रहा होता है। चलने का, बोलने का, रोने का, भाषिक विकास का। तो देखिए, जब बच्चा शुरू बार जन्म लेता है और वह क्या करता है, रोता है और वह हर समय अपने को अगर किसी को बुलाना है तो उसके पास हाथ पाँव नहीं होता है, सिर्फ मुंह होता है, ठीक है। अगर उसको किसी तरह का परेशानी होगा तो बच्चा क्या होता है, रोता है। रोने के बाद चाहे तो उसके मम्मी या पापा या हो सके उसके दादा दादी आते हैं और उसकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं उसके संवेग के माध्यम से, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो अब देखिए होता है, जब बच्चा रो रहा होता है तो उसी में कभी उसके मुंह से निकलता है बा, कभी निकलता है पा, और धीरे धीरे जैसे 2-3 महीना होने लगता है, कभी पा पा ऐसा करके थतला के बोलने लगता है। मतलब वो रोने के साथ ही भाषा का विकास कर रहा होता है, तो भाषिक विकास का संबंध इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी बच्चा रोने के साथ किसका विकास करता है, अपने भाषा का विकास करता है, भाषिक विकास करता है। बच्चा विद्यालय आने से पहले, बच्चा विद्यालय आने से पहले, फर्स्ट ऑप्शन है, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है। सेकेंड ऑप्शन है, वह कोरी सिलेट होता है। थर्ड ऑप्शन है, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन है, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखता है, ठीक है। चलिए आपको देखना है कि बच्चा जब विद्यालय आने से पहले, माने जब वो शुरुआत कर रहा होता है, ठीक है, जब वह विद्यालय का शुरुआत कर रहा होता है, विद्यालय का, जैसे आप यहाँ पर शैशवावस्था की बात कर लेंगे, तो बच्चा विद्यालय आने से पहले क्या होगा, ठीक है, वह अपनी भाषा की व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है। कभी भी जो बच्चा छोटा है उसमें व्यवहारिक कुशलता आता ही नहीं है, ठीक है, वह इतना चीज़ को जान नहीं पाता है कि व्यवहारिक क्या होता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। वह कोरी सिलेट होता है, देखिए एकदम कोरी सिलेट नहीं होता है, वह कुछ कुछ चीज़ों को जान रहा होता है, ठीक है। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। देखिए भाषा वह जानता है, बच्चा जब विद्यालय आने से पहले भाषा का वह जानकार होता है, लेकिन समुचित उपयोग कहाँ पर क्या करना है नहीं करना है वो समर्थ नहीं होता है। यही आपका राइट आंसर है। भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखता है, बिल्कुल गलत है। जो बच्चा विद्यालय आने से पहले वह सभी भाषा को जाने तो वो क्यों है, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन है कि भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखता है। तो देखिए जब शुरू बार जब आपका बच्चा, किसी का भी बच्चा जब विद्यालय जाता है, वो अभी क्या होता है, तो देखिए 3 साल से 4 साल से लोग प्रारंभ कर दे रहे हैं ना। तो इस समय क्या होता है बच्चा, तो बच्चा कुछ कुछ भाषा को जान रहा होता है, ठीक है। तो पहला दिया है कि अपने भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था, तो नियमबद्ध तो वो नहीं जान रहा होता। ये यहाँ नियमबद्ध ये गलत है कि एकदम रूल रेगुलेशन से वह बोलेगा, बतियाएगा, चलेगा, ये नहीं होता है, ठीक है। कोरी सिलेक्ट होता है ये भी नहीं होगा, क्योंकि एकदम वह कुछ नहीं जानता, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ वह जान रहा होता है, ठीक है। और भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण रखता है, ये कंप्लीट तो वो होता ही नहीं है। इसलिए सी ऑप्शन है कि भाषा का समुचित उपयोग करने में
समर्थ नहीं होता है। ठीक है, समुचित उपयोग नहीं कर पाता, लेकिन कुछ कुछ वो उपयोग कर पाता है। ठीक है, चलिए अगला, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, भाषा यदि किसी को सीखना है तो इसमें से कौन सा नियम से वह भाषा को बहुत अच्छी तरह से सीख पाएगा? ठीक है, भाषा के व्याकरणिक नियम पर, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, भाषा की पाठ्यपुस्तक से, समृद्ध भाषिक वातावरण से। ठीक है, देखिए यहाँ क्या पूछा है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्व? जब आप किसी को भाषा सीखना हो, जैसे इंग्लिश किन्हीं को सीखना है, ठीक है, किसी को उर्दू सीखना है, किसी को फारसी सीखना है, किसी को बांग्ला सीखना है, तो इसके लिए क्या होगा, व्याकरणिक नियम जानेगा तब वो सीख पाएगा, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरी करेगा तब वो सीख पाएगा, भाषा की पाठ्यपुस्तक करेगा तब वो सीख जाएगा, या समृद्ध भाषिक वातावरण मिलेगा तब सीखेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो मुख्य आंसर है उसको भाषिक वातावरण चाहिए। यदि आप कोई भाषा नहीं जानते हैं लेकिन आप किसी के बीच चले जाइएगा और वहाँ का जो आप भाषा सीखना चाह रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर अगर बांग्ला सीखना चाह रहे हैं, आप बंगाल में चले जाएं, तो वहाँ आपको बांग्ला के लिए क्या है, बांग्ला के लिए आपको समृद्ध भाषिक वातावरण है, समृद्ध भाषिक वातावरण। आप जहाँ जाइएगा वहीं लोग बांग्ला बोलेंगे, आप धीरे धीरे क्या करेंगे, बहुत जल्द सीख जाएंगे। ठीक है, तो किसी का भी भाषिक वातावरण, भाषा सीखने के लिए वहाँ का समृद्ध भाषिक वातावरण रहना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो अंग्रेजी का वातावरण वहाँ पर होना चाहिए, हिंदी सीखना चाहते हैं तो हिंदी का वातावरण होना चाहिए, समृद्ध भाषिक वातावरण रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। देखिए हर प्रैक्टिस सेट में आपको हम अवस्था से दे रहे हैं, क्योंकि ये तो पूरा प्रैक्टिस सेट है, मिक्सअप है, जितने भी आपको चैप्टर दिए गए हैं उस सभी का मिला जुला है, इसलिए यहाँ तो आपको डेली जुड़ना शाम को 7 बजे ज़रूरी है। आप यहाँ पर डेली जुड़ करके तैयारी कीजिए। ठीक है, किशोरावस्था प्रारंभ होता है 10 वर्ष की आयु से, 6 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 15 वर्ष की आयु से। ठीक है, चलिए यहाँ पर विभिन्न अवस्थाओं को हमने बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहला होता है 1 से 6 मान लीजिए, या कहीं कहीं 1 से 5 भी मिलेगा। ठीक है, कोनो गलत नहीं है। दूसर का होता है 6 से 12, तीसर का होता है 12 से 18। हमने 6 का पहाड़ा आपको बोला था, 1 1 6 6 6 6 दूनी 12, 12 और 6 18। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 से 6 कौन सा अवस्था हो गया बताइए, ये आपका हो गया शैशवावस्था, और 6 से 12 बाल्यावस्था, और 12 से 18 किशोरावस्था। ठीक है, तो आपको पूछा किशोरावस्था प्रारंभ, तो किशोरावस्था पर 12 से, और लास्ट 18, तो किशोरावस्था प्रारंभ कब होता है, 12 से। ठीक है, 12 की आयु से। 12 कहाँ है, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान डॉट 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 सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। किसका, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, क्रांतिक अवस्था समूह सिद्धांत, या संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है, ये याद रखिएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है, वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, मतलब जैसे आप कभी मान लीजिए कि आप जेटेट का एग्ज़ाम देंगे, या आकलन का एग्ज़ाम दिए, ठीक है, या अभी जेट का एग्ज़ाम देंगे, तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या आते हैं उसी को बोलते हैं लोग मानकीकृत परीक्षण। उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड टेस्ट है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए खूबियाँ, उसमें विश्वसनीयता होना चाहिए कि नहीं, उसमें वैधता होना चाहिए कि नहीं, प्रश्न पत्र मानक होना चाहिए कि नहीं, या उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, चाहे वो किसी तरह का आप टेस्ट दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षण दे रहे हैं, तो उसमें विश्वसनीयता होना चाहिए, लोगों के बीच ये विश्वसनीय चीज़ होना चाहिए कि ये सही है। ठीक है, वैध भी होना चाहिए, मतलब वैधता मतलब कि वो जिस तरह के प्रश्न आने चाहिए वो भी उसमें होने चाहिए, और एक मानक होना चाहिए। एक मानक का मतलब कि जिस स्तर का है उस स्तर का प्रश्न उसमें शामिल आपको किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि आप 6 के लिए अगर बना रहे क्लास 6 के लिए, तो क्लास 6 के लिए विश्वसनीय होना चाहिए कि ये कहीं पर लीकेज नहीं पेपर है। दूसरा का क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए। वैध मतलब कि उसमें वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए। ठीक है, और अति लघुत्तरीय भी होना चाहिए।
लघुत्तरीय भी होना चाहिए, दीर्घोत्तरीय भी होना चाहिए ना। तो ये आपका मानक हो गया। तो ये सभी होना चाहिए, यानी एक स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको क्या क्या होना चाहिए। तो एक जब आप स्टैंडर्ड टेस्ट आप ले रहे हैं तो वह विश्वसनीयता भी होना चाहिए, उसमें वैधता भी होना चाहिए, उसमें मानक भी होना चाहिए। राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। ठीक है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो शिक्षण कुशलता से कौन संबंधित है, श्यामपट्ट पर लिखना। ठीक है, उसके बाद है प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना, यानी सभी चला जाएगा। ये सभी अगर शिक्षण एक कुशल है तो ये सभी आप में आने चाहिए गुण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये आपके माइंड सेट पर प्रश्न है। ठीक है, ये आपको अपने ही सोल्व करना पड़ेगा, ये आपको कहीं भी जाइएगा तो नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको लगभग 10 से 12 आपके एग्जाम में रहेंगे, जो आपके मस्तिष्क पर रहेंगे। कहीं भी किसी भी कोचिंग में ये संभव नहीं है कि आपको जो पढ़ाया गया हो वो मिल ही जाए। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ कुछ रहेंगे जहाँ आप इस तरह के किए हुए रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, प्रश्न है कि एक अभिभावक आपसे मिलने के लिए विद्यालय में कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे बताइए। किसी अभिभावक को आप बुला रहे हैं, बार बार आपके यहाँ पीटीएम हो रही है। ठीक है, और उस पीटीएम मान ले बच्चा का शिकायत हो या बच्चा की आपको प्रशंसा करना हो और वह कभी नहीं आता हो, वह कभी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे। इसका जवाब यहाँ पर आपको देना है। प्रश्न ये सभी राज्यों में आए हुए हैं, सबका आगे जो प्रैक्टिस होगा उसमें आपको सबका लिखा हुआ रहेगा कि किस राज्य में आया है। ठीक है, बच्चा की उपेक्षा करेंगे, बच्चा से आप उपेक्षा कर रहे हो कि वह गार्जियन को बुला के लाएगा। ठीक है, नहीं ला रहा है। अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे। ठीक है, अब है आप उनसे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो कुछ शिक्षक कहेंगे बच्चों को दंड देंगे कि काहे नहीं बुलाता है, कुछ कहेंगे अभिभावक को पत्र लिख देंगे, कुछ कहेंगे बच्चों की अपेक्षा करेंगे। तो ये तो सब आंसर यहाँ पर सही है, सबको अपने अपने स्तर से लग रहा है। लेकिन जो ऑथेंटिक यहाँ पर बोर्ड का आंसर था वो था आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है, बहुत लोगों को ये भी प्रश्न सही लग रहा होगा, ये भी लग रहा होगा उत्तर, ये भी उत्तर सही, लेकिन सही उत्तर है कि अगर एक अभिभावक को बार बार आपने सब तरह से आग्रह कर लिया, मिलने नहीं आ रहा, तो आप स्वयं उनसे जाके मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला, बच्चों को जिज्ञासा शांत करना चाहिए। बच्चों को जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चों को जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी के व्यवहार में जिज्ञासा आया हो। ठीक है, मान लीजिए कि एक बच्चा ने आपसे जानना चाहा कि सर ये रोड पर ये कौन सा संकेत है, रोड पर ये दौड़ता बच्चा का है, ये क्या संकेत है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना चाहिए, अगर जानते हैं तो ठीक है, जानते हैं तो जिज्ञासा तो सर नहीं है तो पूछ के किसी से उसकी जिज्ञासा को शांत हमें करना चाहिए। तो कब करना चाहिए बताइए, जब आप फुर्सत में रहेंगे तब नहीं, ये गलत चीज़ है। जिस समय उसका जिज्ञासा आपसे प्रकट किया कुछ जानने का, तो आप कब करेंगे, जब फुर्सत में रहेगा तब कीजिएगा, या विद्यार्थी फिर जब फुर्सत में आएगा तब कीजिएगा, या कुछ समय के पश्चात कीजिएगा, या तत्काल जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, अगर देखिएगा तो आपको सब सही लगेगा, लेकिन इसमें मेन ऑप्शन जो है आपका डी है कि तत्काल, मतलब उसी समय जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा उत्पन्न की गई हो, किसी चीज़ के प्रश्न को पूछा गया हो कि ये मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कि सर ये किसका संकेत है। ठीक है, ये किसका, आपको उसी समय ये जिज्ञासा को शांत करना होगा कि ये मंदिर है। ठीक है, यह मंदिर है। ठीक है, बताना होगा किस तरह का संकेत रहेगा, किसका संकेत है, तो आपको बताना होगा कि ये बच्चा गिरजाघर का संकेत है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ से वो पूछ सकता है और आपको उसका जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तत्काल जब विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न क्या जिज्ञासा हमको किया गया है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्दावली का क्या तात्पर्य है। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से एक प्रश्न आपका तो 100% रहता ही है, और सीसी पाठ भी आपको बनाया गया है ना, सिलेबस आपका है, तो आप सीसी को देख लीजिएगा। सीसी का तो 100% यहाँ पर सिलेबस हमने आपको कंप्लीट करवा दिया, उसका ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया है, पीडीएफ कंप्लीट है, आप लेके पढ़ लिए होंगे। जो जो जुड़े हैं वो तो लेके पढ़ लिए, जो नहीं जुड़े हैं पहली बार जिनको वीडियो मिल रहा है वो यहाँ से देखिए, हैंड रिटन नोट सभी सब्जेक्ट का लेकर के पढ़ना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको जो है JCERT किताब से पूरा पूर्ण रूप में बनाया गया है और वहाँ से बहुत अधिक आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो लेकर के देख लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मूल्यांकन शब्दावली में CC में शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है,
तो CC में जो सेकेंड C है उसका मतलब क्या है? सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन केवल। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यापक है शब्द उसके लिए शैक्षिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करना है। ठीक है, इस व्यापक का अर्थ है सेकेंड C का अर्थ है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? धीमी गति और तेज गति से सीखने वाले बालकों को एक लेबल करना, उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता वाले बालक को पहचान करना, अधिगम की कठिनाई वाले क्षेत्र का पता करना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है इसका पृष्ठि पोषण प्रदान करना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य यही आता है, लास्ट ऑप्शन आपका सही है, कि बच्चा को जो जीवन जीना है उत्पादक जीवन, उसके लिए शिक्षा जो है किस सीमा तक वह तैयार कर पाया है या पृष्ठि पोषण प्रदान कर पाया है उसका जांच करना है मूल्यांकन के अंतर्गत। ठीक है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? देखिए विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, और सभी विद्यार्थियों को खेलना क्यों उचित माना जाता है, इसका क्या महत्व है खेल का? ठीक है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, अगर कोई शिक्षक होंगे तो ये भी सोचेंगे कि बच्चा को छोड़ देते हैं, मेरा काम इधर आसान होगा, बच्चा खेलते रहेगा। ठीक है, यह समय बिताने में सहायक होगा, ऐसे देखिएगा तो ये भी सही है कि समय बीत रहा है, हमको 9 से 3 जाना है, आराम से बच्चा को छोड़ दिए, मेरा समय निकल गया। ठीक है, ये भी सही ऑप्शन कोई मार सकते हैं। यह सहयोग, अनुशासन एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, लेकिन राइट आंसर आपका तो डी है। अगर आप बच्चा खेल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, 10-11 बच्चे का टीम होता है तो उसमें सहयोग की भावना भी आ रही है। ठीक है, उसमें अनुशासन भी आ रहा है और उसमें शारीरिक संतुलन भी आ रहा है, इसलिए खेल बहुत ही जरूरी चीज़ होता है। ठीक है, खेल में सहयोग भी बच्चा सीखता है, अनुशासन भी सीखता है, शारीरिक संतुलन भी सीखता है। ठीक है, इसलिए यह जरूरी है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। मान लीजिए कि आपका बच्चा जो है विद्यालय में अभिप्रेरित है, तो उस शिक्षण का संकेत क्या है, कैसे माना जाएगा कि बच्चा जो है अभिप्रेरित शिक्षण कर रहा है? कक्षा में अधिगम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। ठीक है, तो एक अभिप्रेरित शिक्षण में कक्षा में तो खामोशी होना ही नहीं चाहिए, कक्षा में क्या होना चाहिए, बातचीत का चर्चा चलते रहना चाहिए। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ये भी अभिप्रेरित शिक्षण का अर्थ नहीं है, उपस्थिति किसी भी स्तर से बढ़ सकता है। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक है, ये सबसे उचित इसका आंसर है अभिप्रेरित शिक्षण। अगर बच्चा अभिप्रेरित रहेगा पढ़ाई के प्रति तो वह क्या कहेगा, जब भी आप पढ़ा रहे होंगे, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे होंगे तो वह बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछेगा, इसका मतलब है कि वो पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरित है। तो अभिप्रेरित शिक्षण का अर्थ है कि यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा बीच बीच में प्रश्न पूछा जाना, तो वह अभिप्रेरित बच्चा का अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा। ठीक है, यानी राइट आंसर सी है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसका जाता है? पियाजे का, पॉलर का, कोहलर का, ये का। ठीक है, तो ये पियाजे का सिद्धांत है, बच्चों अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी की दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, पहला यहाँ पर कथन है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। दूसरा, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। ठीक है, तो एक फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी की दृष्टि से कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है, एक बच्चा को आप कोई भी चीज़ धरा दीजिएगा तो वह उसके आधार पर कुछ न कुछ सीखते सीखते वो अपना ज्ञान उसमें सृजित करता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। विद्यालय आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। विद्यालय आने से पहले बच्चों में पूर्व ज्ञान होता है। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ऐसा नहीं है। सीखने में सभी को कष्ट होता है, सिर्फ बच्चों को नहीं होता है। तो अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चे क्या करते हैं, खुशी खुशी माहौल में सीख रहे होते हैं। ठीक है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे जो है उससे अलग भी सीखते हैं। तो राइट आंसर इसका ए है, राइट आंसर इसका ए है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, किसी का सिखाया हुआ नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अगला है, शैशवावस्था की अवधि होती है,
शैशवावस्था की अवधि होती है। विभिन्न अवस्था की अवधि को जुड़े याद कर लीजिएगा। और इसका PDF और वीडियो भी जो जुड़े हुए हैं उनको दे दिया गया है, वो सभी को आप लोग देख लिए होंगे। आपसे प्रश्न बहुत अच्छा तरह से बन रहा है, ठीक है। आप सभी का यहाँ पर कॉमेंट भी देख रहे हैं कि आप सभी का बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है। तो ये याद करके जाइएगा। तो हम लोग यहाँ पर पहला पढ़ा था कि शैशवावस्था है 0 से 6 या 1 से 5 कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। फिर शैशवावस्था के बाद क्या है आपका बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था 6 से 12, ठीक है। फिर है किशोरावस्था 12 से 18 और फिर है प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर, ठीक है। तो शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष, ये तो बाल्यावस्था का हो गया। जन्म से 5 वर्ष, ये आपको शैशवावस्था में चला जाएगा 6 के अंदर। 12 से 18 वर्ष, ये आपको किशोरावस्था में चला जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। चलिए, तो हो गया जन्म से 5 वर्ष। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है बताना है आपको। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 18, 20, 25 या कोई नहीं। जब बच्चा में शुरू बार दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं? तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जो शिक्षण का दृष्टि माना गया है पढ़ाई की दृष्टि से, उसमें बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? 1, 2, 3 या कोई नहीं, ठीक है। तो बाल विकास का शिक्षण की दृष्टि से 3 अवस्था को बताया गया है। एक होता है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था, जो शिक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। बाल्यावस्था का समय होता है, बाल्यावस्था का समय होता है, अभी भी आपको बताया गया था। शैशवावस्था जन्म से 5-6 वर्ष तक याद रखिएगा। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक याद रखिएगा। और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक याद रखिएगा। और वृद्धावस्था 18 वर्ष से ऊपर वाले को कहा गया है, ठीक है। तो बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष तक। राइट आंसर इसका बी हो गया, ठीक है। बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए बताइए। यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, उसका दमन कर देना चाहिए, उसको शांत कर देना चाहिए, उसको उत्तेजित कर देना चाहिए, उसको सक्रिय कर देना चाहिए, ठीक है। तो बालक की जिज्ञासा जब भी हो तो उसकी जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? हम लोगों को शांत करना चाहिए, दमन नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, वो और विस्फोट हो सकता है। ज़्यादा उत्तेजित नहीं करना चाहिए, वो भी विस्फोटक है, और सक्रिय भी विस्फोटक। यानी जिज्ञासा को उसको उसका सही उत्तर दे करके शांत करना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, राइट आंसर बी इसका हो जाएगा। सीखना है, सीखना क्या चीज़ है आपको बताना है। सीखना क्या चीज़ है? एक सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, नैतिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो सीखना क्या है? सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया। सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। राइट आंसर ए होगा।